तो बेटा नेक्स्ट क्लास में एक बार बुक दे दो, आज न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे जल्दी से। एक ही बुक है और नहीं है तो कोई पतले वाली हो दे दो बेटा, ये तो बहुत भारी भरकम हो जाएगी। नहीं बहुत बढ़िया। तो बेटा आज जो हमने चैप्टर किया था थर्मोडायनामिक्स, उसके न्यूमेरिकल करेंगे हम। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, न्यूमेरिकल फिजिक्स की पैदाइशी समस्या है, यानी फिजिक्स 11th में पैदा होती है, पहले तो साइंस का ही पार्ट थी। जैसे ये 11th में पैदा हुई तो समस्या बन गई न्यूमेरिकल। पर न्यूमेरिकल जितना आसान पार्ट नहीं है, ये भी मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं। कम से कम थ्योरी के लिए अगर हम देखते हैं तो हाफ मार्क्स तो जैसे मैथ में पढ़ते थे, गिवन वो थ्योरम आती थी ना, गिवन दैट वी हैव टू प्रूव, 1.5 नंबर तो इसमें ही मिल जाना है। एक आधा नंबर आप 1.5, ये पूरा मत कहियो कि कहीं मेरे पीछे चेप हो जाओ कि सर आपने 1.5 कहा था, 3 में से नहीं मिले। कहने का मतलब ये है, डिपेंड करता है कंटेंट पे, 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो और आगे अगर फॉर्मूला भी सोच लेते हो तो शायद 2 हो जाए और बच्चा कैलकुलेशन का 1 नंबर, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है ज्यादातर। अगर बड़ा है तो कई पार्ट करके बड़ा भी पूछ सकता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कहीं जाके देख लो, कलरक का पेपर दोगे वहां पे भी आते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब का देख लो, कंपटीशन का देख लो, हर जगह फिजिक्स के न्यूमेरिकल मिले ही मिलेंगे। और गवर्नमेंट जॉब में इतना कंपटीशन होता है कि 1 नंबर पे हजारों बच्चे कटते हैं, 1 नंबर ज्यादा हजारों बच्चे पीछे, 1 नंबर और ज्यादा कई हजारों और पीछे। तो 1-1 नंबर मायने रखता है। सेम आप लोग नीट का पेपर देते हो, IIT PMT देते हो, तो वहां पे भी 1-1 नंबर मायने रखता है। वहां पे एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है करीब, ठीक है। तो ध्यान रखा करो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इतना तो पहुंच पाए हम उसमें, फिजिक्स में 70% न्यूमेरिकल तो सोल्व कर ही ले, और वो मुश्किल नहीं है। हाँ 20-30% ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे चला जाता है, पर बच्चे ऐसे भी फुल आउट ऑफ फुल भी लेते हैं, तो वैसी नहीं तो अपनी 90% 80% तैयारी तो रखो। तो स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा ना करते हुए। न्यूमेरिकल एक बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट, तुमने वो पढ़ा होगा, पहेली, पहेलियां बुझाते थे ना, कोई बताओ कोई अच्छी सी पहेली। सहेली ऑफ हवेली पहेली, क्या? अरे बोलो ना कुछ भी। पहेली एक रहस्य होता था ना, मैंने ये सहेली ऑफ हवेली इसलिए बोला कि पुरानी फिल्मों में देखते हो उस हवेली में रहस्य छुपा है, उसमें कुछ कोड लिखा होता था, वो पहेली पढ़ के उसका ताला खुलता था। जो नीचे क्या बोलते थे उसका, जो नीचे होता तय खाना, तो उसका ताला कुछ ऐसे ही खुलता था, तो इसीलिए पहेली जुड़ी हुई है। पर बताओ कोई सोच के अच्छी सी। भाई बताते हो बता दो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, नहीं तो किसी को नहीं पता। वो ऐसे नहीं आता था 2 माँ बेटी 2 माँ बेटी, देखो अब निकले, सारी भावनाएं अभी निकल जाती हैं, ठीक है। चलिए बाग में जाएं, 3 नींबू तोड़ के, देसी में तो साबत साबत कहते थे, नहीं तो पूरा पूरा खाएं। तो बताओ कैसे? कितने आदमी, कितनी माँ बेटी थी? 2 माँ थी 1 बेटी। ऐसी को तुमने तो साइंस को ही बदल दिया। अच्छा 1 माँ 2 बेटी, फिर आपस में बेटी बेटी माँ हो गई। वाह भाई वाह। उसका आंसर ये होता था
कि एक महिला है, एक तो उसकी माँ जा रही है और एक उसकी बेटी जा रही है, तो महिला और उसकी माँ माँ बेटी हो गई, और वो और उसकी बेटी भी क्या हो गई, माँ बेटी। तो टोटल 3 थी वो, तो 3 ही अमरूद तोड़े या 3 ही नींबू तोड़े उन्होंने। तो सोचना होता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। ये तो सुना होगा, चींटी के 2 आगे चींटी, चींटी के 2 पीछे चींटी, बताओ कितनी चींटी। तो यहां इसका आंसर कितना होगा, 4, 5, इसका भी 3 ही होगा। वो चींटी मुझे बनानी नहीं आती, चलो बन तो गई कुछ एक। तो कोई मोटी पतली बन जाए भाई, उसका मत देखना, हो सकता है जिम वगैरह मारती हो। ठीक है, और एक ने हो रखा है वो एक चींटी ने क्या कर रखा हो, वो क्या कहते हैं, डाइटिंग कर रखी हो, तो सब कुछ अलग अलग चलता है। तो यहां देखो, इस चींटी के 2 आगे चींटी, उसने तो ये कहा ना, चींटी के 2 आगे चींटी, चींटी के इसके 2 पीछे चींटी, बताओ कितनी चींटी, तो कितनी हो गई। तो यही तो दिमाग, रीजनिंग इसी को तो बोलते हैं। तो रीजनिंग बेस्ड ही तो है बेसिक। बस फिजिक्स में आपको जो करना है काम वो इतना सा आसान है कि आप बस क्वेश्चन को पहचान लो वो है किस पार्ट से फिजिक्स के। अगर उस क्वेश्चन में मोशन का कहीं जिक्र हुआ, स्पीड वेलोसिटी आई है, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन या स्पीड की डेफिनेशन वाला x2 - x1 अपॉन t2 - t1, या एक्सीलरेशन की डेफिनेशन v2 - v1/t2 - t1, ये फॉर्मूले लगेंगे। सर्कुलर मोशन है तो रोटेशन मोशन के लग जाएंगे। कहीं पे काइनेटिक एनर्जी आता है, कहीं पे वर्क, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा तुम देखो 4th यूनिट तक के कितने फॉर्मूले बनते हैं और कुछ नहीं बनता। वेक्टर का बच गया अलग, वेक्टर का अलग पहचान पाओगे, वो तो अंदर ही कंसेप्ट यूज हो सकता है। कहीं पे टेम्परेचर का है तो थर्मोडाइनामिक्स आ गई, ग्रेविटेशन का है तो ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले आ गए। पहले आपको पहचानना होता है न्यूमेरिकल किस पार्ट से पूछा गया है। एक ये चीज पक्का ध्यान रखना कि जब फोर्स आ जाए तो फोर्स का जिक्र हो तो उसके आसपास वर्क भी हो सकता है, पावर भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें जुड़ी हुई हैं, उनकी आपस की रिलेशन पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, तो तरीका क्या है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पार्ट के सारे फॉर्मूले का चार्ट बना लो एक बारी साइड में। अब उसमें से दिख जाएगा जो जो चीजें हैं वो आपने पुट करी और बाकी निकलाई। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल बेसिकली 2 कैटेगरी के होते हैं। एक तो मान लिया एक फॉर्मूले में आपने 3 चीजें दे दी और एक पूछ ली, तो टोटल कितनी हो गई, 4। तो ऐसी रिलेशन मिलेगी जिसमें चारों चीज आती हैं, तो 3 की वैल्यू पुट करी, 1 निकलाई। एक में ऐसा हो सकता है कि 4 चीजें हैं फॉर्मूले में, 2 उसने डायरेक्ट दे दी, 1 निकालने के लिए पूछ ली और चौथे वाली नहीं दी तो उसने तीसरे वाली भी नहीं जो निकालनी थी, 2 दे दी, तीसरी के लिए कोई और बात बता दी, कोई और क्लू दे दिया, और फिर चौथी आपको निकालनी है। तो पहले जो तीसरी के लिए क्लू दिया गया उससे वो तीसरी फाइंड आउट करो, फिर तीनों पता चल जाएंगी, फिर 4th निकल आएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है। क्लियर है। इससे ज्यादा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। एक काम ये किया करो कि स्टेटमेंट में पहली लाइन से पढ़ना शुरू करो, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल आती है वो लिखना शुरू कर देना। उसी को जो आपके दिमाग में सिंबल पता है वो सिंबल के साथ यूज करके लिख दो वहीं पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे अभी मैं बता ही नहीं रहा कौन से लॉ पे है, आज सेकेंड लॉ का शुरू कर लेते हैं पहले। तो मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या पूछा है, चेंज इन
इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है तो आपने इक्वल टू लिख के इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप ये सोचोगे इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, क्या होता है? थीटा यू, और चेंज का डी यू। तो आपको पता चल गया निकालना क्या है, डी यू। वर्डिंग से आपने सिंबल पे जाना है। दूसरा आगे उसने बोला एक गैस है विच परफॉर्म 150 जूल ऑफ वर्क, और क्या दे दिया, वर्क कितना दे रखा उसने, 150 जूल। कौन कर रही है, गैस परफॉर्म कर रही है। तो मुझे ये बताओ गैस ने वर्क किया, चलो आगे और पढ़ लेते हैं। ऑन एब्जॉर्बिंग 50 कैलोरी ऑफ हीट, उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब करी, हीट को किससे लिखते थे, क्यू से, 50 कैलोरीज। क्लियर है, तीनों चीज समझ आई, क्या क्या दी और क्या क्या उसने पूछा है। क्या पूछा है बेटा, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क दिया उसने, इतना वर्क उसने परफॉर्म किया। तो अब आपको ये निकालने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला या ऐसे रिलेशन सोचो जिसमें वर्क का डिस्कशन हुआ हो और हीट का डिस्कशन हुआ हो। क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आता है हीट का कंसेप्ट हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, और एक थर्मोडायनामिक्स में डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पढ़ रखा है, यही पढ़ रखा है भाई। डी डब्ल्यू लिख लो या सिंपली डब्ल्यू लिख लो, कोई मतलब फर्क नहीं है, दोनों वर्क को दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से आप निकाल नहीं सकते अब, बोलो। बट यहां पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर आपको 95% जो वर्क करना होता है वो एसआई सिस्टम में करना होता है, और अगर नहीं बता तो पूरा काम ही एसआई सिस्टम में करो। अगर मान लिया किसी एग्जाम में आपके आंसर ऑप्शंस आए हैं और वो ऑप्शन एसआई का, तो पता है ना आपको क्या होता है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड। अगर आपको ऑप्शन में देखने को किलोग्राम ना मिलके ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर मिल जाए, यह सीधा हम बात करें किलोग्राम मिल गया और मीटर की बजाय किलोमीटर मिल गया, तो हमारा एसआई सिस्टम नहीं है। पर फिर भी आप पहले एसआई में निकाल लो फिर चेंज कर दो। क्लियर है, या सीधा उसमें निकाल सकते हो, वो केस आपको पता चल जाएगा। यहां उसने कुछ बोला है, आपको आंसर का आइडिया दिया उसने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों किस में बदलना पड़ेगा। क्या ये एसआई यूनिट है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। पर क्या ये है, तो एक कैलोरी कितनी होती, कितने जूल, किस में बदलना पड़ेगा, एसआई यूनिट कितनी होती है 1 कैलोरी में। ये जब याद करोगे तब होंगी। 1 कैलोरी 4.2 जूल, तो वही इस कैलोरी की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 4.2 जूल। इसको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। ज्यादा तो नहीं आ गया, ज्यादा आ गया भाई, 210। अब इसमें पुट कर देना भाई, डी क्यू कितना 210, डी यू आपसे पूछा है, वर्क कितना 60। आंसर कितना आएगा, ये भी इंटरनल एनर्जी है। एनर्जी किसी भी टाइप की है उसकी यूनिट क्या रहती है, जूल। क्लियर हो गया, समझ आया। तो ये मत कहियो सर ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, एक लाइन में कर लेते, और देख लेते हैं जो मुश्किल का हो गए।
देखो भाई, अगला एक क्वेश्चन देता है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। क्या पूछा है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इट्टा पूछ रहा है वो। कार्नोट इंजन का जिक्र करा उसने, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किससे लिखते थे? इट्टा से लिखते थे। क्लियर हो गया? वर्किंग बिटवीन, जो काम किस किस के बीच में कर रहा है? स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। इंजन तो काम करता था ना, बस उसने ये पूछा है, क्या उसने T1 और T2 दिए? अब एक बार सोचो, चलो इसको छोड़ो, अब आपको सीधा सोचने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? पूछा क्या गया है? क्या पूछा है? हीट इंजन की एफिशिएंसी। तो आपको इसके फॉर्मूले लिखने हैं। दो फॉर्मूले थे, 1 माइनस Q2/Q1, और दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस T2 क्या उसने Q1 Q2 की वैल्यू कहीं पूरी स्टेटमेंट में बताई? क्या उसने टेम्परेचर और T1 और T2 की वैल्यू बताई? कहाँ बताई? हट, ये तो उसने क्लू दिया है, वैल्यू थोड़ा ना कि ये इतने डिग्री है या वो इतने डिग्री है। यही स्टेटमेंट में थोड़ा सा जिसने पढ़ रखा हुआ, जिसको पता है, वो समझ गया कि T1 और T2 में चाहिए, ये तो दे नहीं रखा। अब इनमें से कौन सी चीज गिवन इन्फॉर्मेशन से पता चल सकती है? तो T1 और T2। अब T1 क्या था आपका? हाइयर या लोअर टेम्परेचर? हाइयर टेम्परेचर। तो स्टीम पॉइंट बोल रहा है, तो वाटर का स्टीम पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और आइस पॉइंट कितना होता है? ठीक है, आधे बच्चे भी गलत कर देंगे। T1 पता चला, T2 पता चला, इसी वैल्यू को रख के कटाक देसी से आंसर निकाल देंगे, पर ये गलत है। हमें क्या करना है? SI यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना होता था? वैसे तो 273.15 होता है। आपको क्वेश्चन पूछ ले कहीं पे कंपटीशन में कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 273.15 केल्विन। पर ज़्यादा बड़े उसमें राउंड ऑफ करके 0.15 को छोड़ देते हैं। आपको भी छोड़ ही देना है, बट वैल्यू याद रखनी है। तो कितना आया इधर? 0 प्लस ये वैल्यू करनी है फुट, 1 माइनस 273 बाई, कर लोगे सोल्व? आपका एक नंबर आएगा, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती कोफिशिएंट की। ठीक है, सीधा आपका आंसर लिख देना। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये मिलता है आपका। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अच्छा सा। अगर आपसे पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज्ड निकालो, परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज्ड, तो परसेंटेज होती है एफिशिएंसी इनटू 100। यही तो होते हैं ना भाई। एफिशिएंसी क्या होता है? कितने परसेंट, कितना रेशियो उसने निकाला, कितना फ्रैक्शन। मान लिया एफिशिएंसी आती 42/100, तो 0.42 एफिशिएंसी आ गई, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी 42%। चले आगे।
एक क्वेश्चन है, ये तुम कर लोगे। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, बड़ा अच्छा बनता है। एक कार्नोट हीट इंजन है, तो तरीका वही फॉलो करना है। कार्नोट इंजन पहले लिखा उसने, एक कार्नोट इंजन, तो मैंने हेडिंग डाल ली क्वेश्चन की, कैसे कौन है हमारे पास, कार्नोट इंजन। एब्जॉर्ब करता है 6 × 10⁵ कैलोरी। क्या है ये, क्या है, हीट। जिसने पढ़ रखा होगा वो पहचान लेगा क्यों है। एट 7 डिग्री सेल्सियस। तो उसका ध्यान देखते हैं बेटा, आगे किस पे कहा, 227 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे नहीं पता ये T1 दे रखा है या T2 दे रखा है, बस मैंने इसको सिंपली T लिख दिया, ठीक है। आगे की स्टेटमेंट से चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेट वर्क डन पर साइकिल, क्या पूछा है, तो वर्क आपको निकालना है। बाय द इंजन इफ इट सिंक, अब आगे पता चल गया कि इसका सिंक कितने टेम्परेचर पे है, तो ये टेम्परेचर किसका, सोर्स का। अब क्लियर हो गया, तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई। तो आपसे पूछा क्या है, वर्क, क्लियर है। अब तो ये कितने पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ये T1 पे, तो ये जो हीट है ये भी क्या होगी, Q1 या Q2। तो ऐसे स्टेटमेंट से क्लू निकल के आते हैं, आपको दिया मिलेगा तब आप क्लासिफाई कर पाओगे चीज कौन सी है, Q1 थी Q2। मैंने पहले ना तो Q1 लिखा ना T1 लिखा, सीधा Q और T लिखा। आपको भी ऐसे ही लिखना, बाद में चेंज कर देना। तो यहां से कितनी हीट लेता है, यहां से कितनी हीट लेता है, तो वर्क कितना करके देता है, तो डायग्राम से आपका फॉर्मूला बन गया SW, क्लियर हो गया। अब आप सोचो, Q1 मेरे पास है, Q2 तो नहीं है हमारा आंसर निकालने के लिए, क्लियर है। अब ये देखो, ये नहीं है तो और क्या है, Q1 है, टेम्परेचर T1 है, T2 है। अब आप ये चीज सोचो, क्या कोई ऐसी रिलेशन है जिसकी वजह से हम इन चीजों को यूज करते हुए Q2 को निकाल सकते हैं, कौन सी है, वेरी गुड। आप ऐसे याद रखते हो, Q1/Q2 तो ऊपर डायरेक्टली होता है, Q1 है तो T1, नीचे है तो, ठीक है, क्लियर हो गया ना, Q डायरेक्टली T। पर फिजिक्स में के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम भी मैटर करता है, तो आप एक बार ही तो ऐसे लिखोगे Q2 नीचे वाले पोर्शन में चला जाएगा, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। तो जब आपसे Q1 पूछा है तो Q1/Q2 का रेशियो लिखो, और अगर Q2 पूछा है तो Q2/Q1 का रेशियो, क्लियर। एक बात मैंने पहले बताई थी, अगर चीजें उसमें ना दे रखी हो तो पहले इसको किस में चेंज कर लो, SI यूनिट में। तो 273 कितना हो गया, 500 नहीं हो गया शायद, और ये 400 केल्विन हो गया, ठीक है। तो यहां से इसको फॉलो करते हुए Q2/Q1 कितना है, इसको मैं इधर ही ले जाऊं, एक बार फिर इधर करोगे, फिर उसको ऐसे, तो कितना आया, T2 400, इसको भी चेंज करेंगे किस में, तो 6 × 4.2 × 10⁻⁴, ये 10 यहाँ आ गया, इससे ये कैंसल, इससे
एक पावर कैंसिल हो गई। और देखो 5 है ना, एक यहाँ पे 3 पावर इधर रख लो और 10 × 10 ये इधर रख लिया, इससे तो ये 10 कट गया, 5 से क्या होगा 2 कट गया। करो मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 48 और 42 की गुना करना, इसमें ये आंसर आ जाएगा, कोई वो नहीं बाकी। ये 4.8 × 10⁵ दे रहा है, जैसे भी कैलोरी में ही निकाल दिया, पहले कैलोरी में ही निकाल रहा है भाई। अगर ऐसा भी कर सकते हो, पहले कैलोरी में निकाल के लास्ट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जितना आंसर आए वहां तक Q2 आ जाएगा। इस Q2 को क्या करोगे, इसमें पुट कर देना, ठीक है। तो कोशिश करना यहाँ पे Q1 हमारी किस में चल रही है, कैलोरी में, तो रेशियो ही तो निकालना है, इसको भी कैलोरी में निकाल के फिर डिफरेंस कर देना और आखिर में जूल में कन्वर्ट कर देना, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें सोल्व आउट करनी है। न्यूमेरिकल में कोई डाउट, इस चैप्टर के जितने जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लेना, कोई डाउट है पूछ लेना। तो एटलीस्ट जो भी तुम्हारे पास बुक है एनसीईआरटी के कर लो, प्रदीप है प्रदीप, और SL अरोड़ा है या कोई और बुक है उसके कर लो। सिंपल जितने लगते हैं, पहले सिंपल पे कमांड बनाओ फिर कॉम्प्लेक्स पे जाना, प्रोसेस यही रहेगा। कई में वही चीज क्लू वाली बात है, उस क्लू पे काम कैसे करना अगर वो सीख गए तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे अपने आप ही कमांड बनाते चले जाओगे, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।